Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. The new series is going on 2020 English series with practice set 15. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. The first question of today's video is Tales from Ovid 24 passages from the Metamorphosis of Ted Hughes was published in 1997. तो यहाँ पे देखिए क्या है टेल्स फ्रॉम ओविड 24 पैसेजेस फ्रॉम द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेड ह्यूज। तो टेड ह्यूज के जो मेटामॉर्फोसिस से 24 पैसेजेस हैं जो कि टेल्स फ्रॉम ओविड से लिए गए हैं, तो वो पब्लिश्ड होता है कब 1997 में। याद रखेंगे टेड ह्यूज का वर्क 1997 में पब्लिश्ड होता है टेल्स फ्रॉम ओविड, जिसमें टोटल 24 पैसेजेस है टेड ह्यूज के मेटामॉर्फोसिस के। Question number 2. Which work of Ted Hughes published in 1998 describes a continuing relationship with a restless wife and fellow poet Sylvia Plath, who committed suicide in 1963? तो here is question from Ted Hughes that कि इन्होंने अपने 1998 के वर्क में एक इवेंट बताया है और उस इवेंट में क्या है, उनकी जो वाइफ है सिल्विया प्लॉथ और साथ में उनकी फेलो पोएट भी रही हैं, उन्होंने कब सुसाइड कर लिया था 1963 में। तो उसी इवेंट को इन्होंने अपने वर्क बर्थडे लेटर्स में जिक्र किया है। तो याद रखेंगे अपनी वाइफ की सुसाइड को लेकर उन्होंने किस वर्क में बात कही है, तो बर्थडे लेटर में। Birthday Letters is the work of Ted Hughes in which he has described about the events of his wife's suicide, and wife is Sylvia Plath and also she is a fellow poet of him. तो याद रखेंगे 1998 का वर्क है Birthday Letters. Question number 3. Who wrote for the Unfallen and King Log, which so dexterously play what is called funeral music? तो किसने लिखा है फॉर द अनफॉलन एंड किंग लॉग करके, जो कि फनल म्यूजिक के रूप में जाना जाता है, दैट इज जॉफ्री हेल। याद रखेंगे जॉफ्री हेल इज द ऑथर ऑफ फॉर द अनफॉलन एंड किंग लॉग, और इस प्ले को फनल म्यूजिक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें फनल म्यूजिक प्ले किया जाता है फॉर द अनफॉलन एंड किंग लॉग में, और ये वर्क है जॉफ्री हेल का। क्वेश्चन नंबर 4. हिज टॉर्चर्ड lyricism of funeral music has been issued in favor of a poor modernist play in King Log. देखिए हिल के जो टॉर्चर्ड लिरिसिज्म है फनरल म्यूजिक के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपने प्ले किस में प्रेजेंट किया है, तो किंग लॉग में। Question number 5. The Irish poet who recalls and reconstructs a familiar childhood landscape peopled by farmers, laborers, and fishermen in his poems Death of a Naturalist and Door into the Dark, Seamus Heaney. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो आयरिश पोएट कौन है जिन्होंने अपने वर्क में किसके बारे में मेंशन किया है, अपने चाइल्डहुड लैंडस्केप को मेंशन किया जिसमें शामिल है फार्मर्स, लेबरर्स, फिशरमैन, और वो पोएम है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट एंड डोर। तो इस पोएम को लिखा है सीमस हीने ने, और सीमस हीने का ये वर्क है जिसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड लैंडस्केप को प्रेजेंट किया है, जिसमें शामिल है फार्मर्स, लेबरर्स और फिशरमैन। आयरिश पोएट है सीमन हीने, याद रखिएगा, सीमन हेनी। Who is the poet, a fellow Irishman of Heaney, of volumes such as Night Crossing, Lives, The Snow Party, etc. तो here is the question that कि जो आयरिश पोएट है सीमन हिने, उनके फेलो पोएट के बारे में पूछा जा रहा है। तो उनके फेलो पोएट कौन है जिन्होंने लिखा है नाइट क्रॉसिंग, लाइव्स, द स्नो पार्टी, दैट इज डेरेक माहन। तो डेरेक माहन जो है वो हिने के क्या है, फेलो पोएट है, और इनका वर्क है नाइट क्रॉसिंग, लाइव्स, द स्नो पार्टी। Question number 7. Who in a prefatory lyric to his own work, The School of Eloquence, wrote, How you became a poet's mastery,
Wherever did you get your talent from? I say I had two uncles, Joe and Harry. One was a stammer, the other dumb. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इन अ प्रिपरेटरी लिरिक टू हिज ओन वर्क, तो किसने अपने वर्क द स्कूल ऑफ इलोक्वेंस में इस तरह से लिखा है, तो दैट इज टॉनी हॉरिसन। टॉनी हैरिसन याद रखेंगे, टॉनी हैरिसन का वर्क है द स्कूल ऑफ इलोक्वेंस, जिसमें इन्होंने ये सेंटेंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वाज द एनुअल बुकर प्राइज एस्टेब्लिश्ड? एनुअल बुकर प्राइज जो है वो कब एस्टेब्लिश्ड होता है, तो 1969 में। याद रखेंगे विच प्राइज, एनुअल बुकर प्राइज 1969। क्वेश्चन नंबर 9, हु लिटरली एक्सप्लोडेड द unresolved fictions within a corrupt Cambridge college and its members in Porterhouse Blue 1974? टॉम सार्प। टॉम सार्प ने अपने वर्क पोर्टर हाउस ब्लू जो कि 1974 का वर्क है, उसमें कैम्ब्रिज कॉलेज की जो करप्शन है उसको प्रेजेंट किया है। तो याद रखेंगे कौन है, टॉम सार्प, और इनका वर्क है पोर्टर हाउस ब्लू 1974 में पब्लिश्ड होता है, और इसमें इन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज के करप्शन को प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 10, कैंपस नॉवेल्स चेंजिंग प्लेसेस, अ टेल ऑफ टू कैंपसेस, small world, in academic romance, and nice work, all loosely centered on the University of Rumings, were written by David Laws। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो जो कैंपस नॉवेल्स हैं, चेंजिंग प्लेसेस, अ टेल ऑफ टू कैंपसेस, स्मॉल वर्ल्ड, एंड एकेडमिक रोमांस, एंड नाइस वर्क, ये सारे यूनिवर्सिटी ऑफ रमिंग में सेंटर्ड हैं। तो ये सारे वर्क किसने लिखे हैं, डेविड लॉज का ये वर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, एम्स्टर्डम, अ somewhat diagrammatic and dispiriting study of euthanasia, published in 1998, was authored by Ian McEwan। तो एम्स्टर्डम एक वर्क है, और इसमें डायग्रामेटिक एंड डिस्पायरेटिंग जो यूथेनेसिया है उसकी स्टडी की गई है कुछ हद तक, और ये पब्लिश्ड होता है 1998 में। तो इसके ऑथर हैं इयान मैकइवान। क्वेश्चन नंबर 12, whose two most ambitious novels, A Life in Four Books and Poor Things, fantastically reimagine Glasgow, drawing from the English and Scots Gothic tradition। तो यहाँ पे टू फेमस एम्बिशियस नॉवेल्स की बात कही जा रही है। कौन कौन से नॉवेल्स है, अ लाइफ इन फोर बुक्स, सेकेंड वन इज पुअर थिंग्स। तो इसमें ग्लासगो को री इमेजिंग बहुत अच्छे से किया गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंग्लिश और स्कॉट्स गोथिक ट्रेडिशन को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऑथर ही इन दोनों नॉवेल्स के एलिस्टेयर ग्रे। याद रखेंगे एलिस्टेयर ग्रे इज द ऑथर ऑफ दिस टू नॉवेल्स, और लाइफ इन फोर बुक्स इन पुअर थिंग्स। और इसमें क्या प्रेजेंट किया गया, इंग्लिश एंड स्कॉट्स गोथिक ट्रेडिशन को प्रेजेंट किया गया है, ग्लासगो को री इमेजिन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द वायलेंट hallucinatory world of train spotting 1993 has a youthful cult following largely based on verbal and vernacular fanaticism and exaggerated impressions of a really Edinburgh drug culture. Who is its author? Question is here. The violent hallucinatory world of transporting 1993 का वर्क है। तो इसके ऑथर पूछा जा रहा है कि कौन है, तो ऑथर है इरविन वेल्स। इरविन वेल्स ने इसमें क्या प्रेजेंट किया है, वर्बल और वर्नाक्यूलर जो फ्रेनेटिसिज्म है उसको प्रेजेंट किया गया है, और एडिनबर्ग में जो ड्रग कल्चर है उसको लेकर भी इन्होंने लिखा है अपने वर्क द वायलेंट हालुसिनेटरी वर्ल्ड ऑफ ट्रेन स्पॉटिंग 1993 का वर्क है, याद रखेंगे, और ऑथर इज इरविन वेल्स। क्वेश्चन नंबर 14, द एक्लेम्ड London Fields 1989 and Times Arrow 1991 are written by one who has been called the most self-consciously American writer of his generation, Martin Amis। Question is that कि अमेरिकन राइटर ऑफ हिज जनरेशन के नाम से कौन जाना जाता है, तो दैट इज मार्टिन एमिस हैं, और इनके वर्क है द अक्लेम्ड लंदन फेल्स 1989 का वर्क है,
टाइम्स एरोज 1991 का वर्क है और उन्हें एक तरह से सेल्फ कॉन्शियसली ये जाना जाता है कि अमेरिकन राइटर ऑफ हिज जनरेशन। तो मार्टिन एमिस इज द ऑथर। Question number 15. Who began her career in 1985 with Oranges Are Not the Only Fruit, a witty, bitingly perceptive study of a provincial childhood passed within the narrow, women-dominated confines of an evangelical Christian sect. तो यहाँ पे वो कौन है जिसने अपना कैरियर स्टार्ट किया 1985 में अपने वर्क ऑरेंजेस आर नॉट द ओनली फ्रूट, जो कि एक प्रकार का विटी बाइटिंगली परसेप्टिव स्टडी है प्रोविंशियल चाइल्डहुड का, पास्ट विद इन द नेरो वुमेन डोमिनेटेड कॉन्फाइंस। तो वो वर्क है जीनेट विंटरसन का, याद रखेंगे जीनेट विंटरसन इज द ऑथर ऑफ द वर्क ऑरेंजेस आर नॉट द ओनली फ्रूट, 1985 का वर्क है। Question number 16. The novels of Jeanette Winterson do include. तो जीनेट विंटरसन के और भी कुछ नॉवेल से देख लेते हैं। द पैशन, सेक्स इन द चेरी, रिटेन ऑन द बॉडी। तो ये तीनों जो वर्क के जीनेट विंटरसन का है याद रखेंगे। द पैशन, सेक्स इन द चेरी, रिटेन ऑन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 17. Possession 1990 and The Virgin in the Garden 1978 are the two most substantial and demanding novels of Antonia Susan Bite. तो here is question from Antonia Susan Bite that कि इनके टू वर्क्स हैं, पोजीशन जो कि 1990 का वर्क है एंड द वर्जिन इन द गार्डन 1978 का वर्क है। ये दोनों ही इनके डिमांडिंग और सब्सटेंशियल नॉवेल्स के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे ऑथर इज एंटोनिया सुसान बायट और वर्क की पोजीशन द वर्जिन इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 18. The Swimming Pool Library 1988 and The Folding Star 1994 were the first two fictional works of an avowedly gay fiction writer, एलन हॉलिंगहर्स्ट। यहाँ पे एलन हॉलिंगहर्स्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इनका वर्क है द स्विमिंग पूल लाइब्रेरी जो कि 1988 का वर्क है और दूसरा वर्क है द फोल्डिंग स्टार 1994 का वर्क है। और कहा जाता है ये इनके फर्स्ट टू फिक्शनल वर्क से और ये गे फिक्शन राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? एलन हॉलिंगहर्स्ट। और वर्क से इनके द स्विमिंग पूल लाइब्रेरी, द फोल्डिंग स्टार। Question number 90. Mr. Clive and Mr. Pace 1996 has been called the most subtle and well-designed recent study of homoerotic obsession written by Neil Bartlett. Mr. Clive and Mr. Pace, यहाँ पे मिस्टर होगा, मिस्टर पेस, ये वर्क है 1996 का। इस वर्क के बारे में कहा जाता है कि ये सटल एंड वेल डिजाइंड वर्क है। किसका है ये? नेल बार्टलेट का। याद रखेंगे नेल बार्टलेट इज द ऑथर ऑफ द वर्क मिस्टर क्लाइव एंड मिस्टर पेस एंड द वर्क इज ऑफ 1996। क्वेश्चन नंबर 20. चार्ल्स पॉलिशर्स हिस्टोरिकल नॉवेल द क्वीन कंक्स 1989 scrupulously recreates a Victorian narrative, shaping it according to a precise five-fold pattern, named his second historical novel, published in 1999, which returns to the idea of an older and equally dark murder story, The Unburied. चार्ल्स पॉलिशर्स ये कौन है? हिस्टोरिकल नॉवेल के लिए जाने जाते हैं। इनका हिस्टोरिकल नॉवेल है द क्वीन कंक्स जो कि 1989 का वर्क है, जिसमें इन्होंने विक्टोरियन नैरेटिव को रिक्रिएट किया है और फाइव फोल्ड पैटर्न को भी। तो देखिए इन्होंने अपनी नॉवेल द क्वीन कंक्स में क्या किया, विक्टोरियन नैरेटिव और फाइव फोल्ड पैटर्न को प्रेजेंट किया है। ये नॉवेल जो इनका है पब्लिश्ड होता है कब? 1989 में। तो क्वेश्चन इज दैट कि इनका एक और नॉवेल है जो वो भी हिस्टोरिकल नॉवेल ही है और पब्लिश्ड होता है 1999 में, और उसमें इन्होंने सेम जो ओल्डर और इक्वली डार्क मर्डर स्टोरी उसको प्रेजेंट किया है। तो दूसरा जो इनका नॉवेल है 1999 का वो है द अनबरीड। मीन्स क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो इनका फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल है द क्वीन कंक्स और जो इनका सेकेंड हिस्टोरिकल नॉवेल है द अनबरीड, दोनों की स्टोरी में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगा और वो है ओल्डर एंड इक्वली डार्क मर्डर स्टोरी। तो याद रखेंगे
चार्ल्स पॉलिसर का है, हिस्टोरिकल नॉवल. फर्स्ट इज द क्वीन कंग्स 1989 and the second one is the unburied 1999. This is all about for today's video. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Be happy. Keep smile.